हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपी जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। हम लोग जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। इस सेशन में हम लोग हिंदी और जीएस के प्रश्नों पे बात करेंगे, लेकिन स्मार्ट नोट्स की तरह बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस लेक्चर में। आपको अगर आप देखते हैं ढंग से तो पूरा वीडियो हम कंप्लीट देखिए, बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी सहायता से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, निम्न में जो है महाप्राण व्यंजन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो महाप्राण का मतलब होता है कि किसी भी व्यंजन या वर्ण को बोलते समय हमारा जो है वायु, प्राण मतलब होता है वायु, यानी कि हवा, हवा ज़्यादा मात्रा में निकले या उसका प्रवाह ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए, जो किसी भी समूह का, जैसे क ख ग घ हो गया, च छ ज झ हो गया, समूह का जो दूसरा होता है सेकेंड और फोर्थ व्यंजन, ये क्या होता है? ये होता है महाप्राण। ये क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, इसको बोलते समय क्या होता है? इसको बोलते समय वायु का प्रवाह ज़्यादा होता है। देखिए, त जो है त वर्ग में पहला है और म, ठीक है द है, भ है। तो भ जो है ये क्या है? अपने प वर्ग में प फ प फ ब भ, ठीक है, और ये म। देखिए, ये फ और भ ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे, क्योंकि प वर्ग में ये फ और भ जो दूसरा और चौथा आ रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा भ। ठीक है, महाप्राण क्या होगा? भ हो जाएगा। म जो है देखिए पांचवे पे है, तो इसलिए नहीं होगा। त थ द भी तीसरे पे आ रहा है और त जो है पहले पे आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। उसमें व्यंजन स ह होता है। ठीक है, ये इसलिए याद करना जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है। उसमें मतलब कि इनको बोलते समय हमारी हवा जो है घर्षण करती है और हवा थोड़ा गर्म निकलती है, इसलिए जो है स ह उसमें व्यंजन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प, घ, ब और ग। तो उत्तर हो जाएगा इसका प। प जो है क्या है? अघोष वर्ण है। किसी भी समूह का, ठीक है, पहला, फर्स्ट और सेकंड वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। तथा स और स से स अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये स नहीं है, स ये भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय तो होगा ही, और स और स भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्न में कंठ वर्ण का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, कंठ वर्ण कौन सा है? देखिए, कंठ वर्ण क्या होता है? जिनका उच्चारण कहाँ से हो? कंठ से हो। तो देखिए, क वर्ग तो पूरा कंठ होता है। क वर्ग जो होता है पूरा क्या होता है? कंठ होता है। इसके अलावा भी होता है उ, अ, ई। तो ये देखिए बी जो है, अ जो है क्या है? ये कंठ है। और क्या है? कंठ है। बोलने के बाद ये आपको आभास हो रहा होगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अ, आ और ये क, अ, आ और क, ख, ग, घ, अंग और ह, ये किस में आते हैं? ये सारे जो है कंठ में आपके आते हैं, कंठ वर्ण में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह जो है कंठ वर्ण में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, रत्नधन आकर, रत्नधन आकार, रत्नाधन कर, रतिधन आकर। तो उत्तर जाएगा, यानी कि रत्नधन आकर जो होगा क्या होगा? रत्नाकर का क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नधन आकर।
देखिए यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। थोड़ा डिटेल में आऊंगा तो समय लगेगा। रत्नाकर जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? जो शब्द प्रतिमान है इसमें कौन सा समास है? देखिए जो प्रति होता है ये क्या है? एक प्रकार का आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो इसलिए जो है यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी चीज को। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है क्योंकि प्रति अव्यय, प्रति जो शब्द है अव्यय शब्द है। ठीक है, प्रति क्या है? अव्यय शब्द है, होता है। परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में या उस शब्द की विशेषता क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? परिवर्तित, स्पेलिंग बन जाएगा परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो देखिए ये परि जो है परिक्रमा में उपसर्ग है। परि जो है परिक्रमा में क्या है? उपसर्ग है। भलाई में प्रत्यय क्या है? भलाई में प्रत्यय क्या है? अब देखिए उपसर्ग तो पहले लगता है, प्रत्यय कब लगता है? बाद में लगता है। बाद में लग के उसकी अर्थ और विशेषता को चेंज कर देता है। तो भलाई में ई है, आई है, लाई है, भ है, तो उत्तर हो जाएगा बी। आई जो है क्या है? भलाई में प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। देखिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थ में भी और विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे भलाई हो गया, उसमें भी आई है, पढ़ाई में भी आई है, सिलाई में भी आई है। ये सब क्या है? इन तीनों शब्द में, भलाई, पढ़ाई, सिलाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा देखिए तत्सम और तद्भव, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तद्भव और तत्सम। ठीक, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं तत्सम और तद्भव में। एक बार जान लीजिए, जो स है ये स से क्या हो गया? देखिए बस ट्रिक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। स से क्या हो गया? संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। तद्भव में स नहीं है, स से संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में जो प्रयोग होते हैं वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। देखिए आलस्य हो गया, आम हो गया, आग हो गया, आसरा हो गया। देखिए जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं पकड़ने का तरीका, कि जाहिर सी बात है कि संस्कृत के शब्द थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी मात्राएं जो है थोड़ा सा आधा अधूरा होती हैं उनमें। तो आप ये जान लीजिए। तो आलस्य क्या होगा? इसमें तत्सम रूप हो जाएगा। संस्कृत का वह शब्द जो उसी तरीके से ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है उस तत्सम शब्द कहलाता है। आलस्य का तद्भव क्या होगा? तो वह आलस्य का तद्भव शब्द हो जाएगा, आलस हो जाएगा। ठीक है, आलस हो जाएगा। बाकी आम, आग और आसरा जो है क्या है? तद्भव रूप है। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मूल रूप में ही प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मूल रूप में ही प्रयोग जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आलस्य हो गया, उज्ज्वल हो गया, कर्पूर हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, इनका बिगड़ा रूप भी प्रयोग होता है, तद्भव रूप भी प्रयोग होता है। जैसे आलस्य का आलस होता है। ठीक है, उज्ज्वल का उजला होता है, कर्पूर का कपूर होता है, अग्नि का आग होता है। इस तरह से भी प्रयोग होता है। निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? कौन शब्द तद्भव है? अब देखिए चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। अब देखिए ये शब्द क्या देखने में क्या लग रहा है? थोड़ा टेढ़े मेढ़े शब्द का प्रयोग हो रहा है। छत क्या है? सिंपल सा है। तद्भव बिगड़ा रूप, जो जिसको हम बोलने में जिसको आसानी होती है, जिसको आसानी से हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है, तद्भव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे छत हो गया, उज्ज्वल का उजला हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया, अग्नि का आग हो गया। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्न में कौन से शब्द देशज हैं? देशज शब्द कौन से हैं? ठीक है, देशज शब्द कहिए या देसी शब्द कहिए, एक ही बात है। आग, बच्चा, खिड़की और फूल। ठीक है, देखिए
ऐसे शब्दों का पता नहीं चलता है किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये बोले जाते हैं अपने ही देश में, अपने ही लोकल भाषाओं में प्रयोग होता है। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि खिड़की जो है देशज शब्द है। ठीक है, देखिए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता देशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अपने ही देश में बोले जाते हैं। विदेशज शब्द क्या हो जाएंगे, जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं, वो तो समझ में आ रहा है। देशज शब्द का पता नहीं चलता कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन बोले जाते हैं अपने ही देश में। ठीक है, जैसे खिड़की हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, ठेठ हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है देशज शब्द के उदाहरण है। अब देखिए सामान्य जानकारी, यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए समय बहुत कम है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य प्रश्नों पे काम करने की कोशिश करेंगे जिनके आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ठीक है, अभी भी देखिए शब्द का प्रयोग होता है, मुगल शब्दावली अभी भी पुलिस विभाग में और जो राजस्व विभाग है में है बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया क्या प्रयोग कहा जाता था? तो कहा जाता था कोतवाल। क्या कहा जाता था? कोतवाल। अभी भी कोतवाली देखे होंगे, लिखा हुआ था कोतवाली क्षेत्र ये, कोतवाली क्षेत्र वो, आप लोग देखे होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, गुजरात के रहने वाले थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे, सरदार पटेल जी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। ठीक है, और प्रथम गृह मंत्री भी यही थे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लीजिए जिन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जगजीवन राम जी जो क्या थे? प्रथम श्रम मंत्री थे। क्या थे? प्रथम श्रम मंत्री। मोरारजी देसाई क्या थे? ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उस समय कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था। ठीक है, केवल कांग्रेस के ही लोग सरकार बनाया करते थे। तो लेकिन जो मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। गोविंद वल्लभ पंत जी क्या थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। देखिए जो रामायण है इसमें मांडवी जी क्या किसकी पत्नी थी? तो वह पत्नी थी भरत की। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। ठीक है, थोड़ा रामायण की जानकारी होगी तो पता चलता होगा। तो राम की तो पत्नी के सभी नाम पता है, सीता माता के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भरत की जो भरत की पत्नी थी वो कौन थी? यानी कि तीसरे भाई की पत्नी थी वो थी मांडवी थी। लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो थी उर्मिला। लक्ष्मण दूसरे भाई की पत्नी कौन थी? उर्मिला थी। सुग्रीव की पत्नी कौन थी? रूमा। सुग्रीव की पत्नी जो बाली के भाई थे उसकी पत्नी कौन थी? रूमा। और मेघनाथ की पत्नी कौन थी? सुलोचना। जो मेघनाथ जी रावण का लड़का था, पहला लड़का, उसकी पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। तो ये जो है जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न जो है बन के आपके आते हैं। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये नहीं आएगा, लेकिन ये क्या आएगा? इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, इसको याद कर लीजिएगा। 10 मंडल बहुत बार पूछा गया, कितने मंडल है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। इसको याद रखना है, तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तबला दलाल एक व्यक्ति का नाम है जो क्या है? पाक कला विशेषज्ञ है। क्या है? पाक कला विशेषज्ञ है, यानी कि यह खाना पकाने की विधियां बताते हैं। खाना पकाने पर इनकी काफी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान कितने दिनों में लिखा गया था? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। कभी कभी ये भी प्रश्न आता था कितने दिन में लिखा गया था? तो 3 साल से कम में लिखा गया था, 3 साल से अधिक में लिखा गया था, 5 साल में। तो ये एग्जैक्ट आप डेट जानते हैं तो आप जो है आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अच्छा, संविधान का निर्माण करने में 114 दिन का बहस हुआ था। कितने दिन का बहस हुआ था? 114 दिन का बहस हुआ था। कितने रुपए खर्च हुए थे? देखिए बहुत सारे विशेषज्ञ जो है, देश के बड़े बड़े नेता जो है दूसरे देशों में गए थे वहाँ के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहाँ की अच्छाइयों के, संविधान की अच्छाइयों के बारे में जानने के लिए। तो उसमें पैसे खर्च हुए थे। ठीक है, तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे उस समय के 63 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये आपको जानना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा जो कि महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो देखिए फिलहाल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान 1976 में जो भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के तहत जो है 10 ही मूल अधिकार थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इस मूल कर्तव्य की संख्या क्या हो गई? 11 हो गई, यानी कि एक मूल अधिकार और एक मूल कर्तव्य जो है और आपका
जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के अनुसार जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अनुसार 10 मूल अधिकार थे, लेकिन 86वें संशोधन जो 2002 में हुआ है, एक जो है मूल कर्तव्य एक मूल कर्तव्य जो है जोड़ दिया गया है, तो 11 अब हो गए। सिपकीला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? जो सिपकीला दर्रा है हिमालय किस घाटी में स्थित है? तो सतलुज घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? सतलुज घाटी में स्थित है सिपकीला दर्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। त्रिपुरा कब पूर्ण राज्य का दर्जा, त्रिपुरा को कब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। देखिए जितने भी सारे प्रश्न हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। जितने भी अच्छे प्रश्न हैं जिनके एग्जाम में आने का पूर्ण चांस बनते हैं, तो आपको जो है इसको ध्यान से पढ़ लेना है। त्रिपुरा जो है 1 जुलाई 1963 को से केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 1 जुलाई 1963 से ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसको क्या मिल गया? पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि 1963 में त्रिपुरा बना था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बना था, और 1972 में जो है ये क्या हो गया? पूर्ण राज्य बन गया, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया। आज के अंतिम बिंदु पे आते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 21 अक्टूबर को। अच्छा, 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? देखिए, यह दिन 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले, ठीक है, गंवाने वाले 10वीं बटालियन के वीर जवानों को बलिदान के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके 10वीं बटालियन के जवान जो है चीन के साथ अपना जान गंवा दिए थे 1959 में। उसको यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाई जाती है। और वही नहीं मनाते हैं, हमारे राज्य के पुलिसकर्मी भी 21 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। तो दोनों सीआरपीएफ हो या राज्य के पुलिसकर्मी, दोनों लोग इस दिवस को मनाते हैं। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। बस आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।